नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो ये मैं क्लासेस दे रही हूँ ये आपके आने वाले यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है 2025 वाला। इसके अलावा आपका आर का एग्ज़ाम है, बीईओ की वैकेंसी है, साथ ही साथ आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं या फिर अदर स्टेट पीसीएस हैं जिसमें भी इन्वायरमेंट आपका सिलेबस में है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। सबसे पहले है राइट लिवलीहुड। इसके बारे में देखिए, ये जो है ये लंदन की राइट लिवलीहुड सोसाइटी के द्वारा ये पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में के योगदान में ये दिया जाता है पुरस्कार, ठीक है। जिसमें 2.8 लाख डॉलर राशि वाला यह पुरस्कार 1980 से प्रदान किया जा रहा है। तो बस ये जानिए, राइट लिवलीहुड जो है ये पर्यावरण में योगदान के लिए है। अगला है गोल्डमैन पुरस्कार। ये अमेरिका के गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा पर्यावरण की रक्षा हो गया और सुधार के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो याद रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। अगला है गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो ये वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये है वैनिशिंग जायंट नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ये वन्य जीवों पर आधारित है। और ये जो पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार है जो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा भारतीय संस्कृति और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ये भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए, एक रजत ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जो कि 1987 से इसको देना शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है महावृक्ष पुरस्कार। ये 1993 से लेकर के 94 में राष्ट्रीय वनारोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। इसमें क्या होता है, 25,000 रुपये मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। तो इसके बारे में देख लीजिएगा कि अमेरिका के जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शुक्ला को 2008 में 52वां आईएमओ पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार है। डॉक्टर शुक्ला की अगर बात करें, जिनको 2008 में ये पुरस्कार मिला था, यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मिड्ढा नामक गांव में हुआ था। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी वन्य जीवन पुरस्कार। तो ये देखिए, ये जो पुरस्कार है ये वन संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए मिलते हैं, पदक दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला पुरस्कार है सासाकावा पुरस्कार, जो कि यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार, ये पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है सासाकावा पुरस्कार, ये 1994 में एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई वन्य संरक्षण पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है ये वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और अनुकरणीय योगदान को प्रदर्शित करता है। इसमें भी 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। और है एशडेन पुरस्कार, यानी ग्रीन ऑस्कर इसको भी कहते हैं। यह जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु भारत की 3 कंपनियां थीं। कर्नाटक की सेल्कोलाइट प्राइवेट लिमिटेड, केरल की बायोटेक कंपनी और कर्नाटक की एसकेजी संघ को 2007 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, तो ये कुछ बेसिक डिटेल है इन पुरस्कार से संबंधित, इनको याद रखिएगा। आगे पुरस्कार तो हमने देख लिए, अब हम लोग प्रसिद्ध पर्यावरणविद देख लेते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले हैं जादव पायेंग। इनको कहा जाता है भारत का वन पुरुष। याद रखिएगा, जादव पायेंग भारत के वन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जो कि असम राज्य से हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्यावरण के योगदान में 550 हेक्टेयर लंबे मानव निर्मित वन का सृजन किया है। ठीक है, इसलिए इनको भारत का वन पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा, जादव पायेंग। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसमें से किसे भारत के वन पुरुष के नाम से जाना जाता है, तुरंत आपको याद होना चाहिए कि जादव पायेंग। अगले आते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ये हैं सलीम अली। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी थे। इनका योगदान क्या है, इन्होंने पक्षियों का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराया था। इनकी एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली हैं, और इनकी एक आत्मकथा है फॉल ऑफ अ स्पैरो। आगे है राजेंद्र सिंह। इनको बोला जाता है भारत के जल पुरुष। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुशल जल प्रबंधन और संचयन के लक्ष्य की दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसमें देखिए, आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम भी मिल गया और किस नाम से वो फेमस हैं वो भी आपको पता चल गया। बिल्कुल ये तीनों याद होना चाहिए टिप पे कि भारत के वन पुरुष कौन है, जादव पायेंग, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली, और भारत के जल पुरुष कौन है, तो ये है राजेंद्र सिंह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है मेधा पाटेकर जी का। ये हाईलाइट हुई, इन्होंने शुरुआत की थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ठीक है, तो याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित है, मेधा पाटेकर से संबंधित है। किंकरी देवी भी एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में अवैध उत्खनन और इस अवैध उत्खनन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। इनको 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार जीता था इन्होंने, और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के भाग लेने में सक्षम बनाया था। तो याद रखिएगा, किंकरी देवी ये हिमाचल प्रदेश में अवैध उत्खनन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। अगला नाम आता है महेश चंद्र मेहता। इन्होंने औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि गंगा और ताजमहल को खराब कर रहा था। 1994 में इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें इन्होंने ग्रीन एडवोकेट की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गंगा और ताजमहल की मतलब सुरक्षा के लिए किन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो ये थे महेश चंद्र मेहता। अब नाम आता है MS स्वामीनाथन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाल ही में ये आपके करंट में भी थे। MS स्वामीनाथन, इनको भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कृषि अनुसंधान और पादप आनुवंशिकी पर काम किया था, और उनके काम ने गेहूं की फसलों में एक उच्च प्रौद्योगिकी आविष्कार का उत्पादन किया था, और भारतीय हरित क्रांति का मार्ग जो है इन्होंने प्रशस्त किया था। याद रखिएगा, भारत की हरित क्रांति के जनक कौन, MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं, रविंद्र कुमार सिन्हा। इन्होंने ये काफ़ी भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद हैं, और इनको बोला जाता है भारत के डॉल्फिन मैन। ठीक है, भारत के डॉल्फिन मैन कौन, रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक, आगे आते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और अगला नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक, याद रखिएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और वहीं आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो ये हैं MS स्वामीनाथन। अब आखिरी है कैलाश सांखला। ठीक है, तो इनको बोला जाता है द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, देखिए 1973 में जो एक संरक्षण कार्यक्रम आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ये उसके पहले निदेशक थे। इनको पद्मश्री भी दिया गया है और राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जितना मैंने बताया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरणविद वगैरह आपको कई क्वेश्चन मिल गए, इसमें से लगभग सब इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप लोग याद कर सकते हैं। फटाफट रिवीजन हो जाए, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश सांखला। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, और भारत के डॉल्फिन मैन हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। भारत की हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन।
ग्रीन एडवोकेट की उपाधि किसको दी गई थी? महेश चंद्र मेहता को। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है मेधा पाटेकर, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और भारत के वन पुरुष हैं जादव पायेंग। ठीक है, आप इतना भी 8-10 जो है नाम याद कर लेंगे आपके लिए बहुत है। पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरणविदों से संबंधित अगर सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, अब अगला देख लेते हैं भारत के कुछ पवित्र उपवन। पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली ये सारी चीज़ें रिजर्व की जाती हैं या फिर पवित्र उपवन वगैरह बनाए जाते हैं। किस लिए? क्योंकि आप इससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, जो भी जीव जंतु वगैरह हैं उनके जो नेचुरल हैबिटाट हैं उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, वो जो वनस्पतियाँ हैं उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो पवित्र उपवन देख लेते हैं। पवित्र वन है आंध्र प्रदेश में। सरना की बात करें बिहार में, गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश, देवराय पन्ना गोवा में है, सरना जो है झारखंड में, देवराय देवगुड़ी महाराष्ट्र में, गमखाप मोहाक मणिपुर, देवारा कर्नाटक, जोहरा ठाकुरामा उड़ीसा में, कोविलकाडू पुदुचेरी, स्वामी शोला काइलकाडू तमिलनाडु में, गरमथान हरिथान पश्चिम बंगाल में, ओरांस वेनिश सामलत देह केनक्रिस राजस्थान में, इतना बड़ा नाम नहीं याद करना है, कीला लंगदोह और लाकिंगटास मेघालय में, काउस साराकाबू केरल में, और शिफिन जो है हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ पवित्र उपवन हैं। शायद आपके एग्जाम में पूछ दे, डायरेक्ट पूछ दे या मिलान करने को पूछ दे। एक सवाल आप करने के लिए ये लिस्ट तो इतनी छोटी सी लिस्ट है, ये आप याद कर नहीं सकते हैं। ठीक, अगला आज का हमारा टॉपिक रहेगा और आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक रहेगा। ठीक है, एक सवाल इसमें से है कि जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, सबसे पहले तो नाम याद रख लीजिए। क्या होता है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछता है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित है या फिर कौन सम्मिलित नहीं है। ये नाम दे देगा, 3 ऑप्शन, एक कोई अलग दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 8 नाम हैं जो जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय मिशन है उसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये मिशन देख लीजिए। और दूसरा एक और सवाल बता रही हूँ, देखिए पूछने का तरीका। एक तो मैंने बता दिया कि आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा बाहर की कोई प्रोजेक्ट दे देगा इन्वायरमेंट वाला। आपको पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो वो आप करेंगे। दूसरा जो पूछने का तरीका है, दूसरा तरीका वो पूछता है क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी, ये जो 8 मिशन है आपको दे देगा, आपको बोलेगा आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाइए। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा आपसे सवाल पूछता है कि एक मिशन है और मंत्रालय कौन है। तीसरे टाइप का सवाल होता है मिनिस्ट्री वाला, कि आपको ये कोई एक मिशन दे देगा। जैसे पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री पूछ लेगा। ठीक, तो ये 2-3 तरीके के सवाल हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला मिशन है राष्ट्रीय जल मिशन, जो कि 2011 में आया और ये आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय, इसका पुराना नाम क्या है? जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। तो आपको बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय कब अस्तित्व में आया, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाकी राष्ट्रीय जल मिशन जो है ये 2011 में आया था, ये था जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये है। अगला है 2010 का राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन, जो कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा 2008 का है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन 2008 में, जो कि ये भी विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। फिर है 2010 का राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। 2010 में फिर है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन ऊर्जा मंत्रालय में। राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन 2010 का ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के नोट्स बना लीजिएगा और किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं वो भी लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले इन्वायरमेंट के टॉपिक के साथ। तो बस पढ़ते रहिए और साथ ही साथ दोस्तों जैसा कि यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म
की डेट खुल चुकी है। अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस के अलावा जैसे आप समीक्षा अधिकारी या फिर किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपी 2024 की मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।